राधे कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट कि हम सबको पता है कि सेक्शन 5 to 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। वो फैक्ट जिन्हें एज एन एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। इन फैक्ट्स के अलावा कोई और फैक्ट कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट दोज फैक्ट्स आर रेलेवेंट विच आर लीगली एडमिसिबल, नॉट लॉजिकली। मतलब कि कोई फैक्ट कितना भी लॉजिकली रेलेवेंट क्यों ना हो, अगर उसे इंडियन एविडेंस एक्ट में जगह नहीं मिली है तो उसे आप एज एन एविडेंस पेश नहीं कर सकते कोर्ट के सामने। एविडेंस सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का दिया जा सकता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा किसी और तरह का एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। आज हम करेंगे सेक्शन 7 जो उन फैक्ट्स की बात करता है जिनसे हमें किसी एक्ट के कमिट होने के ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी का पता चलता है। वह फैक्ट्स जिनसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है रेलेवेंट कंसीडर किए गए हैं अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन 7, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू or which constitute the state of things under which they happened or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। सेक्शन 7 के अंडर जो फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं ओकेजन, कॉज, स्टेट ऑफ थिंग्स, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी। और ऐसे फैक्ट्स जिनसे इन सब सिचुएशंस का या सर्कमस्टांसेस का पता चलता हो, उन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फर्स्ट है ओकेजन। एविडेंस कैन ऑलवेज बी गिवन ऑफ द सर्कमस्टांसेस विच कंस्टिट्यूटेड द ओकेजन फॉर द हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट यहाँ पे आप फिलहाल क्राइम लेके चलिए, ठीक है, कि किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है, जिन फैक्ट्स ने, जिन सर्कमस्टांसेस ने ओकेजन को कंस्टिट्यूट किया, हम उन फैक्ट्स का एविडेंस कोर्ट के सामने दे सकते हैं। ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉज अलोन इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द मर्डर इज रेलेवेंट एज इट कंस्टिट्यूट द ओकेजन। लड़की का जब मर्डर हुआ तो वो घर पे अकेली थी, तो अक्यूज को अगर ये बात पता थी कि लड़की घर में अकेली है तो डेफिनेटली एक ओकेजन कंस्टिट्यूट हो गया, उसे एक मौका मिल गया लड़की का मर्डर करने का। यहाँ पे आपने ओकेजन और अपॉर्चुनिटी से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओकेजन भी एक तरह से मौका है और अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से मौका है, लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस वो है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो पर्सन खुद कार्व करता है। अपॉर्चुनिटी के अंडर जो मौका मिलता है वो आदमी खुद पैदा करता है, उस मौके को खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है अपने नॉर्मल रूटीन को तोड़ के। जब वो कोई मौका बनाता है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, किसी एक्ट को कमिट करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी के अंडर फॉल करेगा। और जहाँ पर उसे नेचुरली ये सिचुएशन मिल जाती है, नेचुरली ये मौका मिल जाता है, तो वो ओकेजन के अंडर फॉल करेगा। जब यहाँ पे मर्डरर को पता चला कि लड़की घर में अकेली है तो उसके पास एक नेचुरल ओकेजन आ गया, तो उसके पास एक नेचुरल ओकेजन था लड़की का मर्डर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉज। कॉज इज वाई एनी पर्टिकुलर एक्ट वॉज डन। कोई एक पर्टिकुलर एक्ट या फिर क्राइम क्यों हुआ है, क्या कारण था, क्या वजह थी जो ये क्राइम कमिट हुआ है। तो इन फैक्ट्स, जिन फैक्ट से हमें कारण का पता चले, जिन फैक्ट से हमें वजह का पता चले कि कोई ऑफेंस जो है वो क्यों हुआ है, कोई क्राइम जो है वो क्यों हुआ है, तो वो फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इन फैक्ट से किसी व्यक्ति को, इन फैक्ट से किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के साथ कनेक्ट करने का रीज़न मिल जाता है, ठीक है। और जो आपका कॉज वर्ड है, इट इज़ ब्रॉडर देन द मोटिव एज वी रिलेट द मोटिव विद द ऑब्जेक्ट। जो कॉज है वो मोटिव से ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ठीक। मोटिव को हम सिर्फ रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट को अचीव करने से, लेकिन कॉज जो है वो कुछ ऐसा है जो मोटिव से ज़्यादा ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल, सून आफ्टर द इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट वॉज मर्डर। एकदम इलेक्शन होने के बाद जो विनिंग कैंडिडेट था उसका मर्डर कर दिया गया, तो जो इलेक्शन और जो डिफीट थी वो उसके मर्डर का कॉज है। वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो इलेक्शन जीता, ये उसके मर्डर का कारण बना।
बट ये उसके मर्डर का मोटिव नहीं था। तो कॉज और मोटिव में ये डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा। और कॉज जो है वो हमेशा ही ब्रॉडर टर्म रहेगी मोटिव से, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ थिंग। तो स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब है सिचुएशंस, ऐसे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिनके अंडर कोई ऑफेंस या कोई एक्ट कमिट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, या फिर जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी थी, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ थिंग्स जो हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट भी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनका भी एविडेंस दिया जा सकता है। अब इफेक्ट जो है, every act leaves behind the effect which not only shows the happening of the event but also throws the light upon the nature of the act, that how it was committed। कोई भी एक्ट, कोई भी क्राइम जो होता है ना, तो वो अपने पीछे कुछ इफेक्ट छोड़ जाता है, वेदर दे आर इमीडिएट अदरवाइज। कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है तो वो अपने पीछे कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ जाता है, ठीक। हमें जो क्राइम कमिट हुआ है उसके नेचर का पता चलता है कि कैसे वो क्राइम कमिट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल झगड़े के निशान, उससे पता चलता है कि मर्डर से पहले दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई होगी। फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सब जो हैं इफेक्ट के अंडर आते हैं और इन सब चीज़ों के एविडेंस दिए जा सकते हैं, वो रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्कफल, ये देखिए मार्क्स ऑफ द स्कफल, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, ठीक है। मार्क्स ऑफ बीटिंग, जैसे मान लीजिए डेथ से पहले विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच झगड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही चोटें आई होंगी, अक्यूज्ड को भी चोटें आई होंगी, तो वो चीज़ भी जो है वो इफ़ेक्ट के अंडर आएगी और वो रेलेवेंट फैक्ट है जिनका एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। इंजरीज, हर तरह की बॉडी पे इंजरीज, अक्यूज्ड को इंजरीज, ऑल दिस फैक्ट्स आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज समथिंग, जैसे मैंने पहले समझाया कि ओकेजन और अपॉर्चुनिटी दोनों ही मौका है, बट द मेन डिफरेंस इज ओकेजन जो है वो नेचुरली प्रोवाइड हो जाता है, नेचुरली मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी इज समथिंग विच अ पर्सन कार्व आउट फॉर हिमसेल्फ। अपॉर्चुनिटी ऐसा मौका है जिसे अक्यूज्ड जो है क्राइम कमिट करने के लिए खुद क्रिएट करता है। इट इज़ अ ब्रेक फ्रॉम नॉर्मल रूटीन फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम। ये उसकी जो नॉर्मल रूटीन रही होगी उसमें से कुछ ब्रेक होगा, उसमें से कुछ ऐसी सिचुएशन और कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगी जो उसने अपनी नॉर्मल रूटीन चेंज की होगी उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। ये था आपका सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू एंड राधे कृष्णा गाइस।